कल टॉपिक चल रहा था भूक्षरण। तो भूक्षरण में हो गया था भूक्षरण की अर्थ परिभाषा, भूक्षरण के प्रकार। आज अध्यापन कार्य होगा भूक्षरण से होने वाली हानियों पर। तो भूक्षरण से विभिन्न प्रकार की हानियाँ होती हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से ये है, पहला, उपजाऊ भूमि का नष्ट होना। क्या होता है कि भूक्षरण जब होगा तो भूमि की मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे उपजाऊ मिट्टी का ह्रास होता है या उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, कृषि योग्य उर्वरा भूमि पर बालू आदि का जमा होना। क्या होता है, जब उर्वरा भूमि होती है, उर्वरा भूमि का मतलब ऐसी भूमि जिस पर बहुत अच्छी तरह से खेती की जा सकती है, और इस पर जब भूक्षरण होगा, दूसरे स्थान की खराब मिट्टी आकर के ऐसी ज़मीन पर इकट्ठी हो जाती है जहाँ पर अच्छी भूमियाँ होती हैं, तो उससे हमारा जो उत्पादन है वो नष्ट हो जाता है। और तीसरा और अगला पॉइंट है भूमि जल सतह का नीचे हो जाना। क्या होता है, जब जल रुकता नहीं है, जल बहता रहता है, तब क्या होता है, उस ऐसे स्थानों का जो वाटर लेवल होता है, जल सतह होती है, वो निरंतर नीचे की ओर चलती चली जाती है। फिर अगला पॉइंट है बाढ़ आना। इसी में बाढ़ कैसे आती है, आप लोगों ने जब बारिश होती है तब देखा होगा कि बारिश के समय पर पानी गंदा गंदा सा होता है। तो ये पानी गंदा कैसे होता है कि मिट्टी के कण कट कट करके उसमें घुल जाते हैं, और घुल कर के ये छोटी छोटी नालियों से होते हुए नालों से होते हुए नदी में पहुंच जाते हैं। और जब नदी की तलहटी में मिट्टी के कण बैठ जाते हैं तो नदियाँ उथली हो जाती हैं, और नदियाँ जब उथली हो जाती हैं तो उसके अंदर का पानी जो है चारों तरफ बहने लगता है। तब ऐसी स्थिति में बाढ़ आ जाती है। अगला पॉइंट होगा पांचवा, कृषि कार्य में बाधा। जब मिट्टी का क्षरण इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें नालियाँ बन जाएंगी, नालियाँ बनने के साथ साथ गड्ढे हो जाएंगे, तो जो कृषि कार्य हम लोग करते हैं, जुताई बुआई आदि, इनमें बाधाएं आती हैं और वो सुचारू रूप से नहीं हो पाती हैं। अगला पॉइंट है आर्थिक क्षति। अगर भूक्षरण इतना ज़्यादा हो जाता है तो उसको सुधारने में लगने वाला व्यय कृषक को ही भरना पड़ता है, जिससे उसको आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। उसकी जो बचत होती है वो ऐसे कार्यों में लग जाती है। अब बच्चों बात करेंगे मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसी स्थितियां या ऐसे कारक जो मृदा क्षरण को बढ़ावा देते हैं या मृदा क्षरण को प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहली बात करते हैं जलवायु की। तो जलवायु क्या होती है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है। हम पिछली क्लास में बात किए थे कि जिन स्थानों पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है वहाँ की मृदाएँ शुष्क हो जाती हैं, और जब मृदाएँ शुष्क हो जाएंगी तो उनके कण जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर वर्षा हुई तो पानी बहना शुरू हो जाता है, तो इससे क्या होगा, आपका भूक्षरण को बढ़ावा मिलता है। जैसे राजस्थान में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ की मिट्टियाँ शुष्क हैं, शुष्क होने के साथ साथ वहाँ पर वायु क्षरण बहुत ज़्यादा होता है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब होती है कि स्थल की आकृति क्या है, उस जगह की स्थल की आकृति क्या है, भूमि की आकृति क्या है। अगर ढालू ज़मीन है, ढालू ज़मीन वहाँ थोड़ा सा भी पानी फैलता है तो अपने साथ मिट्टी के कण लेकर के नीचे बहने लगता है। तो ऐसे स्थानों पर जो है मृदा क्षरण बहुत तेज़ी से होता है ढालू क्षेत्रों पर। तो स्थलाकृति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है भूक्षरण होने में। तीसरा वनस्पति, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, घास बहुत ज़्यादा होती है, उन स्थानों पर भूमि क्षरण बहुत ही कम होता है, बहुत ही रुक जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भूक्षरण को रोकने के लिए रोका जाए तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं, तो उससे भूक्षरण रुक जाता है। वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं तो भूक्षरण रुकेगा।
फिर चौथा पॉइंट है इसमें भूमि। भूमि क्या होती है? भूमि के प्रकार का भी भूचरण पर विशेष प्रभाव पड़ता है। कुछ भूमियों में भूचरण बहुत तेज़ी से होता है और कुछ भूमियों में भूचरण बहुत ही कम होता है। जैसे चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी में भूचरण बहुत कम, और हल्की या बालू भूमि में भूचरण बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों, अगला कारण है 5वां कारण, मानवीय कारण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानवीय कारण, इसमें मनुष्य अपनी गतिविधियों द्वारा भूचरण को बढ़ावा देता है। और मनुष्य कैसे बढ़ावा देगा? आज निरंतर मनुष्य पेड़ पौधे काटते जा रहा है, जिससे भूमियाँ अपनी खुल रही हैं और चरागाह नष्ट करे दे रहे हैं। खेती करने का तरीका ही बदल दिया है। ऐसी फसलों को नहीं उगाते हैं जो भूमि को कवर रखें या ढके रखें, जिससे मृदाक्षरण रुक जाए। तो मनुष्य ऐसी गलतियां कर रहा है जिससे बहुत ज़्यादा मृदाक्षरण हो रहा है। भूक्षरण के ये हो गए थे क्या कारण है। अब भूक्षरण रोकने के सामान्य उपाय बात करते हैं। भूक्षरण को रोका कैसे जाए? समस्या है, भूक्षरण बहुत ही हानिकारक है, तो रोका कैसे जाए? तो सबसे पहले समोच्च खेती द्वारा ऐसी स्थितियाँ जो ढाल के विपरीत हम खेती करते हैं, जहाँ पर भूचरण ज़्यादा होता है, तो वहाँ समान ऊंचाई पर छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं और उनको ढाल के विपरीत हम लोग जुताई बुआई आदि करके फसलों को उगाते हैं। तो समोच्च खेती द्वारा हम लोग भूचरण को रोकते हैं। दूसरा, भूपरिष्करण द्वारा ऐसी भूपरिष्करण की विधियाँ अपनाते हैं जिसमें ढेले ज़्यादा भुरभुरा ना हो, ढेले ज़्यादा हो जाएं। अगर ढेले ज़्यादा हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, तो छोटे छोटे कण नहीं रहेंगे तो उड़ेंगे नहीं, मिट्टी द्वारा पानी द्वारा कट के बहेंगे नहीं। तो भूपरिष्करण द्वारा हम तरीके बदल बदल के भूपरिष्करण द्वारा भूक्षरण को रोक सकते हैं। दूसरा है आच्छादित भूपरिष्करण द्वारा। आच्छादित का मतलब मल्चिंग प्रैक्टिस अपनाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पुआल या फसलों के अन्य अवशेष आपके पास होते हैं, तो उन स्थानों पर बात करते हैं कि खेत में जुताई करके यदि फसलों के अवशेष ऊपर से बिछा दिए जाएं तो मिट्टी का कटाव बहुत ही कम हो जाता है। अगला पॉइंट की बात करें, क्षरण अवरोधी फसलों को उगाना। जैसे ऐसी फसलें उगाएं जो क्षरण को रोकती हैं, मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। जैसे मूंग है, अगर आप मूंग की खेती खेत में बो देंगे, फसल चक्र में ऐसी चीज़ अपना देंगे कि बरसात वाले दिनों में वो पूरा खेत आपका ढक ले, तो ऐसी ही फसलें क्षरण अवरोधी फसलें कहलाती हैं। जैसे मूंग की फसल होती है, और लोबिया भी है, ढेंचा भी है, इत्यादि दलहनी फसलें अधिकांशतः ये क्या होती हैं, क्षरण अवरोधी फसलें हैं, भूक्षरण रोकती हैं। अगला पॉइंट है खादों का प्रयोग। खाद और उर्वरक में हम विशेष रूप से अलग से क्लास लेंगे, तब इसमें हम आपको बताएंगे। खाद वे होती हैं जो जैविक या जीवित पदार्थों से तैयार की जाती हैं, वो खाद कहलाती हैं। और उर्वरक वे होते हैं जो फैक्ट्री या कारखानों में तैयार किए जाते हैं, उन्हें उर्वरक कहते हैं। अतः खाद से आप कंफ्यूज ना हो। तो खादों का प्रयोग, खाद क्या कहते हैं? खादों में जीवांश पदार्थ होता है, और ये जीवांश पदार्थ भूक्षरण रोकने के काम आता है। अतः ऐसी खादों का ही प्रयोग करेंगे, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद। ये हमारे भूक्षरण को रोकने में सहायक होती है। एक होता है फसल चक्र। क्या है? फसल चक्र द्वारा भूक्षरण को कैसे रोकेंगे? अब फसल चक्र हम अपनाते हैं, साल भर में कितनी फसलें बोते हैं, उन फसलों में वर्षा के समय में ऐसी फसल का चयन किया जाता है जिस क्षरण अवरोधी, मिट्टी के कटाव को रोकती हूँ। ऐसी फसलों का समावेश करना भूक्षरण को रोकता है। कंटूरिंग क्रिया द्वारा, ये एक यांत्रिक विधि है, इसमें पहाड़ी क्षेत्रों पर कंटूर बनाकर खेती करते हैं और जिससे हमारा भूक्षरण रुक जाता है। दूसरा है वेदिकाओं का निर्माण। वेदिकाएं बनाई जाती हैं
मेड़े बनाई जाती हैं। वो उनसे क्या होता है, पानी जो है होता है, पानी बह कर के आता है, उन वेदिकाओं के पास रुक जाता है, जिससे डायरेक्ट पानी नहीं बहता है, जिससे मिट्टी के कण नहीं बह पाते हैं। तो वेदिकाओं को बना कर के हम भूक्षरण को रोकते हैं। अगला पॉइंट है रक्षा पेटियाँ। तो रक्षा पेटियाँ या वाइंड ब्रेक्स बोले जाते हैं। इसमें ऊंचाई वाले पौधे फसल के कुछ दिशाओं में लगाते हैं। ऐसी दिशाओं में लगाते हैं जहाँ से हवा को रोका जा सके। इनको लगाया जाता है उत्तर और पश्चिम दिशा में। आप लोग बताएंगे उत्तर और पश्चिम दिशा में क्यों लगाते हैं, बताइए। देखिए, उत्तर पश्चिम दिशा में इसलिए लगाते हैं क्योंकि अधिकांशतः हवाएं इसी दिशा से चलती हैं। चूँकि सूर्य का प्रकाश भी पौधों को पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, इसलिए इन दिशाओं में लगाते हैं। क्योंकि सूर्य पूर्व की दिशा में निकलता है और दक्षिण दिशा से होते हुए पश्चिम दिशा में वो आकर के डूब जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश बाधित नहीं होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं सीधे अपने सुचारू रूप से चलती रहती हैं और फसल का उत्पादन अच्छा होता है, जिससे होती है। तो आज भूक्षरण का जो ये चैप्टर है आज समाप्त होता है। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। पीडीएफ फाइल आपको जो स्कूल द्वारा बनाया गया ग्रुप है उस पर ये पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। उसको अपनी नोटबुक पर लिख लें और अच्छे से तैयारी करें। और जब स्कूल आऊँगा तो चेक करवाना है सबको। सब लोग ठीक मन लगा कर के कार्य करना है। ओके, जय हिंद।